हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 14 अगस्त 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप कंप्लीट वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। ये वो आर्टिकल्स हैं जिनको हमने पीआईबी में कवर किया है। इसके साथ कई सारे और आर्टिकल हैं जिनको कवर किया है, इसलिए यहाँ पे कवर नहीं करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे, विश्व अंगदान दिवस, ये किस डेट को मनाया जाता है? तो वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे ये 13 अगस्त को मनाया जाता है। कब? 13 अगस्त को। देखिए, ऑर्गन डोनेशन के विषय में लोगों को अवेयर करने के लिए हर वर्ष 13 अगस्त को वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे मनाया जाता है। अगर एक पर्सन अपने लाइफ में ऑर्गन डोनेट करता है तो 8 लोगों की लाइफ बचा सकता है। हालांकि ये 8 लोग अलग अलग हों तभी। 13 अगस्त को आपका वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे मनाया जाता है और 13 अगस्त को ही इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे भी मनाया जाता है। तो 2 डेज मनाए जाते हैं 13 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीबीडीटी इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इसकी स्थापना की गई थी 1964 में। कब? 1964 में। देखिए, जो हमारी फिनांस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने राज्यसभा में बताया कि 2020-21 में जो इंडिया में बिलियनियर्स थे उनकी संख्या घट गई है और 136 रह गई। कितनी? 136। लेकिन उससे पहले वाले फाइनेंशियल ईयर में ये 141 थी। तो जिनकी इनकम 100 करोड़ रुपीस से ऊपर है उनकी संख्या घट गई है। फिनेंशियल ईयर 21 के दौरान ये रह गए हैं 136। इसके पहले वो 141 थे। इसका मतलब कोविड का इम्पैक्ट पड़ा है इंडिया में अमीर लोगों पर। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ये इनकम टैक्स का डाटा जारी करता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने ही बताया है कि जिन्होंने आईटीआर फाइल किया है उन्होंने बताया है कि उनकी इनकम कितनी है। सीबीडीटी की बात करें, 1964 में स्थापना हुई थी, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। और फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? जमुना प्रसाद सिंह। फर्स्ट चेयरमैन याद रखिएगा, जमुना प्रसाद सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 के लिए प्रधानमंत्री श्रम अवार्ड कितने लोगों को दिया गया है? तो 2018 के लिए प्रधानमंत्री श्रम अवार्ड दिया जाएगा 69 लोगों को। कितने? 69 लोगों को प्रधानमंत्री श्रम अवार्ड दिया जाएगा 2018 के लिए। प्रधानमंत्री श्रम अवार्ड 3 कैटेगरीज होती हैं। श्रम भूषण अवार्ड 1 लाख रुपए दिया जाता है प्रत्येक पर्सन को। श्रम वीर अवार्ड 60,000 प्रत्येक पर्सन को दिया जाता है। श्रम श्री अवार्ड 40,000 प्रत्येक पर्सन दिया जाता है। ये प्रधानमंत्री श्रम अवार्ड देखिए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर हो, उन सभी के जो वर्कर्स होते हैं उनको उनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम के लिए दिया जाता है। इस बार 69 लोगों को चुना गया है। हाँ, प्राइवेट कंपनीज के लिए कंडीशन है कि 500 से अधिक वर्कर होने चाहिए। कितने? 500 से अधिक। प्रधानमंत्री श्रम अवार्ड की शुरुआत 1985 में हुई थी। और कैसे सिलेक्ट किया जाता है? तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के रूल्स के हिसाब से प्रधानमंत्री श्रम अवार्ड के लिए लोगों को चुना जाता है। इस बार 69 लोगों को दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिडा ने हिमाचल प्रदेश के साथ मिलकर एप्पल्स की 5 यूनिक वैरायटी का फर्स्ट कंसाइनमेंट किस कंट्री को भेजा है? तो एपिडा ने हिमाचल प्रदेश के साथ मिलकर बहरीन को एप्पल्स की 5 वैरायटीज का पहला कंसाइनमेंट भेजा है। ये देख लीजिए, एपिडा ने हिमाचल प्रदेश के साथ मिलकर एप्पल्स की 5 यूनिक वैरायटीज का पहला कंसाइनमेंट बहरीन को भेजा है। देखिए, एप्पल प्रमोशन प्रोग्राम के तहत एपिडा ने ऐसा किया है। देखिए, एपिडा मैंगो प्रमोशन, चिली प्रमोशन, एप्पल प्रमोशन सब कुछ कर रहा है। हिमाचल प्रदेश से पहली बार बहरीन के लिए एप्पल एक्सपोर्ट किए गए हैं और एपिडा की हेल्प से। ये 5 वैरायटीज आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछ लेंगे। सपोज करिए गोल्डन डिलीशियस दे दिया और पूछ लिया ये किसकी वैरायटी है, तो हो सकता है आप जूट लगा दें, लेकिन वो जूट की नहीं है, किसकी है? एप्पल की है। इसी तरह डार्क बैरन गाला, रॉयल डिलीशियस, स्कारलेट स्पर, रेड वेल एक्स, ये सब एप्पल की वैरायटीज हैं। इन्हीं को एक्सपोर्ट किया गया है बहरीन के लिए। हिमाचल प्रदेश की वैरायटीज हैं, ध्यान रखिएगा। इससे पहले जुलाई 2021 में जीआई सर्टिफाइड जो फाजिल मैंगो थे उनको भी एक्सपोर्ट किया। ये फाजिल मैंगो कहाँ के थे? वेस्ट बंगाल के। एपिडा की बात कर लेते हैं, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। एपिडा कॉमर्स मिनिस्ट्री के तहत कार्य करता है। 1986 में स्थापना हुई थी। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। चेयरमैन कौन है? डॉक्टर एम अगमुथु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ने किस वर्ष तक 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी यानी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का टारगेट रखा है? तो इंडिया का टारगेट है कि 2030 तक 2030 तक 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट अचीव कर लेगा। रिसेंटली पीआईबी में एक न्यूज आई है कि इंडिया ने 100 गीगावाट का टारगेट अचीव कर लिया है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इंडिया ने 100 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट अचीव कर लिया है। अगर वर्ल्ड में इंडिया की पोजीशन देखी जाए तो रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में इंडिया 4th पोजीशन पे है वर्ल्ड में, सोलर एनर्जी के मामले में 5th पोजीशन पे है और विंड एनर्जी के मामले में 4th पोजीशन पे है।
देखिए 100 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट इंडिया ने अचीव कर लिया है। इंडिया का टारगेट है 2030 तक 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी से बनाना। देखिए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो कि पेरिस में है, 1974 में इसकी स्थापना हुई थी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की, उसने कहा था 2017 में कि इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 2022 तक डबल से भी अधिक हो जाएगी। 2017 में इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी लगभग 50-40 गीगावाट के आसपास थी, हम लोग उससे आगे अभी भी निकल चुके हैं। इंडिया का टारगेट है 2022 तक 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बनाना, जिसमें से 100 गीगावाट आपकी सोलर होगी, 60 गीगावाट आपकी विंड होगी। तो इस तरह से 175 गीगावाट अचीव कर लेंगे और 450 कब तक? 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा इन्वेस्टर समिट को एड्रेस किया गया और उसी दौरान नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी भी अनाउंस की गई। ये इन्वेस्टर समिट कहाँ हुई है? तो ये इन्वेस्टर समिट हुई है गुजरात में। हर वर्ष होती है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज रिलेटेड स्टेट के साथ मिलकर इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इन्वेस्टर समिट में नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी का अनाउंसमेंट किया गया। ये इन्वेस्टर समिट हुई है गुजरात में, याद रखिएगा। जो हमारे रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने बताया स्क्रैपेज पॉलिसी के आने के बाद जो मेटल वेस्ट होता है उसका 99% यूटिलाइज हो जाएगा। तो ये अच्छी बात है। तो इन्वेस्टर समिट को गुजरात गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज ने ऑर्गेनाइज किया व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी के लिए, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए। व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी इसका मेन टारगेट क्या है? जो व्हीकल्स जिनकी एज 15 to 20 ईयर्स हो गई है उनको भैया मेन रोड से हटाया जाए ताकि अर्बन पोल्यूशन लेवल कम हो सके। तो याद रखिएगा, इन्वेस्टर समिट स्टार्टिंग हुई थी 2007 में, 2007 से ऑर्गेनाइज की जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज रिलेटेड स्टेट के साथ इसको ऑर्गेनाइज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगस आवाम मेला। क्या? बंगस आवाम मेला ये कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है? तो बंगस आवाम मेला जम्मू कश्मीर में ऑर्गेनाइज किया गया है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। ये देख लीजिए, जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, उनके द्वारा बंगस आवाम मेला इसका इनॉग्रेशन किया गया है। क्यों भैया? देखिए कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट इसको आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए, 75 ईयर्स हो गए हैं, इसीलिए बंगस वैली में बंगस आवाम मेला ऑर्गेनाइज किया गया है। आवाम मतलब डेमोक्रेसी, जो पब्लिक होती, जनता होती है, उसको कहते हैं आवाम। तो बंगस वैली कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। वहीं पर बंगस आवाम मेला ऑर्गेनाइज किया गया है। जम्मू कश्मीर के जो फॉरेस्ट एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट है उन्होंने कई सारे इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं। इसी के साथ इको टूरिज्म प्लान भी लॉन्च किया गया। इको टूरिज्म प्लान, ये याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 370 एबॉलिश कर दिया था 31 अक्टूबर 2019 को। बाद में जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी बन गई थी। जम्मू कश्मीर के फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जीसी मुर्मू, वर्तमान में कौन है? मनोज सिन्हा। आप मैप में देख लीजिए, ये है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शकीब अल हसन और स्टेफनी टेलर, इनको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। किस महीने के लिए? तो जो रिसेंटली पास्ड अवे मंथ है यानी जुलाई मंथ के लिए शकीब अल हसन को और स्टेफनी टेलर को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। हर महीने आईसीसी ऐसा अनाउंस करता है तो हमें लेटेस्ट मंथ का याद होना चाहिए। ये हैं शकीब अल हसन, बांग्लादेश के ऑलराउंडर हैं। और ये कौन है? स्टेफनी टेलर, वेस्ट इंडीज की कैप्टन है। क्या है? वेस्ट इंडीज की कैप्टन है। साथ ही साथ क्या है, जो विकेट कीपर होता है वो भी है। शकीब अल हसन और स्टेफनी टेलर दोनों का नाम देखिएगा, आईसीसी प्लेयर ऑफ द जुलाई चुना गया है। शकीब अल हसन बांग्लादेश के हैं और स्टेफनी टेलर कहाँ की हैं? वेस्ट इंडीज की। आईसीसी की बात करें, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 1909 में स्थापना हुई थी, दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। चेयरमैन है ग्रेग बार्कले, रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। डेप्यूटी चेयरमैन है इमरान ख्वाजा। आईसीसी ने कहा कि 2028 के जो ओलंपिक होंगे लॉस एंजलिस में, उसमें हम लोग क्रिकेट को वापस इंक्लूड कर लेंगे। इससे पहले 1900 में जो ओलंपिक हुए थे पेरिस में, उसमें क्रिकेट ऑलरेडी इंक्लूड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल साइंस फाउंडेशन, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1950 में। हालांकि ये यूएस की संस्था है तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ जो अवार्ड मिला है वो इंपॉर्टेंट है। नेशनल साइंस फाउंडेशन आई कॉप्स टीम अवार्ड। क्या? एनएसएफ आई कॉप्स टीम अवार्ड, ये मिला है सॉफ्टवर्दी को। यूएस में ये अवार्ड मिला है सॉफ्टवर्दी को, क्योंकि नेशनल साइंस फाउंडेशन यूएस की संस्था है और एनएसएफ आई कॉप्स टीम अवार्ड सॉफ्टवर्दी को मिला है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कंप्यूटेशनल मेथड डेवलप किया है जिसके तहत हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल में, एनर्जी एफिशिएंट स्मार्ट बिल्डिंग में कई की टेक्नोलॉजीज का यूज कर सकते हैं बेहतर बनाने के लिए। तो सॉफ्टवर्दी इनको नेशनल साइंस फाउंडेशन इनोवेशन कॉप्स अवार्ड मिला है, याद रखिएगा। नेशनल साइंस फाउंडेशन की बात करें 1950 में स्थापना हुई थी, वर्जीनिया में हेडक्वार्टर है।
डायरेक्टर कौन है? सेथुरामन पंचानन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैसीफाई, इसके फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो कैसीफाई एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर बने हैं राजकुमार राव। जैसे फ्लिपकार्ट है आपका, वैसे ही कैसीफाई है, इसके पहले ब्रांड एम्बेसडर बने हैं आपके राजकुमार राव। ये है राजकुमार राव, कैसीफाई को प्रमोट करेंगे ताकि कैसीफाई भी फ्लिपकार्ट जैसा ही फेमस हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सिम बैंक द्वारा $100 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट किसको दिया गया है? तो इंडिया ने जिस कंट्री के साथ सिस्पा एग्रीमेंट साइन किया था, पहली अफ्रीकन कंट्री जिसके साथ इंडिया ने सिस्पा एग्रीमेंट साइन किया था, उसी को एक्सिम बैंक ने $100 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है, यानी मॉरिशस को। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया यानी एक्सिम बैंक ने मॉरिशस को $100 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है ताकि इंडिया से डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉसिबल हो सके, यानी इंडिया से डिफेंस प्रोक्योरमेंट करेंगे, इसके लिए $100 मिलियन दिया गया है। ऐसा कहना है एक्सिम बैंक का इस लाइन ऑफ क्रेडिट एग्रीमेंट में कि जो भी आप डिफेंस प्रोक्योरमेंट करेंगे वो 75% इंडिया से होना चाहिए, बाकी 25% आप देख लीजिएगा। तो $100 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट किसको दिया गया है? मॉरिशस को एक्सिम बैंक द्वारा। और मॉरिशस के साथ इंडिया ने सिस्पा एग्रीमेंट किया है। वो सिस्पा का फुल फॉर्म मुझे याद नहीं है, कॉम्प्रिहेंसिव इंडस्ट्रियल पता नहीं क्या है, कुछ आप देख लीजिएगा। सॉरी, CI नहीं होगा, CE होगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया 1982 में स्थापना हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है। डेविड रस्किन इसके CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड एथलेटिक्स, इन्होंने लेटेस्ट रैंकिंग जारी की है, इसके तहत नीरज चोपड़ा सिर्फ जोहानस वेटर से पीछे हैं। जोहानस वेटर किससे बिलोंग करते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो जोहानस वेटर जर्मनी के जेवलिन थ्रोअर हैं। अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है इनके नाम पे नहीं है, सेकंड हाईएस्ट जेवलिन थ्रोअर हैं वर्ल्ड में जोहानस वेटर। हालांकि ओलंपिक में ये फाइनल में भी नहीं पहुंचे थे, कुछ हो गया होगा, ठीक है। नीरज चोपड़ा सेकंड आ गए हैं जेवलिन थ्रोइंग की कैटेगरी में। वर्ल्ड एथलेटिक्स रैंकिंग जो लेटेस्ट रिलीज की गई है, 14 प्लेसेस का फायदा मिला है नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा हरियाणा से बिलोंग करते हैं और इस बार के ओलंपिक जो टोक्यो ओलंपिक उसमें गोल्ड मेडल जीता है। वर्ल्ड एथलेटिक्स की लेटेस्ट रैंकिंग के हिसाब से नीरज चोपड़ा सिर्फ जोहानस वेटर से पीछे हैं, जो कि जर्मनी के क्या हैं, जेवलिन थ्रोअर हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स याद रखिएगा, मोनाको में हेडक्वार्टर है, 1912 में स्थापना हुई थी वर्ल्ड एथलेटिक्स की। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने, क्योंकि 7 अगस्त को नीरज चोपड़ा ने जो गोल्ड जीता है, तो इसीलिए अब 7 अगस्त को हर वर्ष नेशनल जेवलिन थ्रो डे मनाया जाएगा नीरज चोपड़ा की याद में। याद में क्या, उन्होंने फेंका है तो मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गजनवी मिसाइल किस कंट्री द्वारा टेस्ट की गई है? तो पाकिस्तान भी अजीब इंसान है यार, पाकिस्तान इंडिया का ही पार्ट है, याद रखिएगा। अरब जो आक्रमणकारी थे उन्होंने इंडिया मतलब हिंदुस्तान पे, जब वो समय का सिंधु घाटी सभ्यता के हिसाब से जो नाम था, हिंदुस्तान पे अटैक किया, ठीक है। और सारी मिसाइल इसकी ऐसी होती हैं आक्रमणकारियों के नाम पे, बाबर, गजनवी, शाहीन, मतलब ऐसी मिसाइल होती हैं। तो जानबूझ के मतलब ऐसा लगता है कि हाँ भैया दुश्मन देश है। तो पाकिस्तान ने गजनवी मिसाइल का सक्सेसफुली टेस्ट किया है। सरफेस है, सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, न्यूक्लियर कैपेबल। देखिए बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल में क्या अंतर होता है? बैलिस्टिक मिसाइल ऐसे जाती है, पैराबोलिक इसका पाथवे होता है। क्रूज मिसाइल ऐसे जाती है। कल मैंने आपको निर्भय क्रूज मिसाइल पढ़ाई थी इंडिया की, आज मैं बाबर बैलिस्टिक मिसाइल पढ़ा रहा हूँ, किसकी? पाकिस्तान की। हालांकि जो खतरनाक होती है वो निर्भय मिसाइल मतलब कि क्रूज मिसाइल बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि इसको ट्रेस करना रडार के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि लो लेवल पे चलती है, 2 मीटर की ऊंचाई पे भी उड़ सकती है क्रूज मिसाइल। हालांकि जो गजनवी मिसाइल है 290 किलोमीटर तक हिट कर सकती है, पाकिस्तान की मिसाइल है बैलिस्टिक मिसाइल, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस द्वारा नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट कॉन्क्लेव का कौन सा एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया है? तो नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट कॉन्क्लेव इसका 5वां एडिशन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने ऑर्गेनाइज किया है। ये देख लीजिए, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, इन्होंने CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के साथ मिलकर नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट कॉन्क्लेव का 5वां एडिशन ऑर्गेनाइज किया है। अच्छा, इस कॉन्क्लेव का थीम क्या है? टेक्नोलॉजी इनेबल्ड गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, बस इतना याद रखिए, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, ये नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट कॉन्क्लेव का थीम है। इस कॉन्क्लेव को एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की गई हैं CII के हाइव डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा। ये हाइव डिजिटल प्लेटफॉर्म CII का प्लेटफॉर्म है, जहां पे आके इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर सेलर बायर सब लोग आके डिस्कस कर सकते हैं। तो देखिएगा 5th एडिशन हुआ है नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट कॉन्क्लेव का, जिसको CII और गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने ऑर्गेनाइज किया है। CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री 1895 में स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट कौन है? TV नरेंद्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो राज्यपाल का अपॉइंटमेंट होता है वो संविधान के किस आर्टिकल के तहत होता है? तो किसी भी स्टेट में राज्यपाल का अपॉइंटमेंट संविधान के आर्टिकल 153 के तहत होता है। क्यों चर्चा में है? क्योंकि गंगा प्रसाद को हाल ही में
मणिपुर का गवर्नर अपॉइंट किया गया है। देखिए, राज्यपाल का टेन्योर निश्चित नहीं रहता है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी राष्ट्रपति जब तक चाहे अपने पद पर बने रहते हैं। ये हैं गंगा प्रसाद, ये सिक्किम के गवर्नर हैं वर्तमान में, याद रखिएगा। इनको मणिपुर का चार्ज दिया गया है, क्यों? क्योंकि मणिपुर की जो गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला जी उस समय के लिए आउट ऑफ ड्यूटी है, याद रखिएगा। अच्छा, जो स्टेट यानी राज्यपाल होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? तो मणिपुर के चीफ जस्टिस पीवी संजय कुमार ने इनको, मणिपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पीवी संजय कुमार ने इनको शपथ दिलाई है। तो मणिपुर के जो हाईकोर्ट है उसके चीफ जस्टिस का नाम है, देखिएगा, पीवी संजय कुमार। और मणिपुर के नए गवर्नर बने हैं गंगा प्रसाद जी। नजमा हेपतुल्ला थोड़े दिन के लिए बाहर चली गई है। संविधान के आर्टिकल में 153 में अपॉइंटमेंट है, फिर 153 से लेके आगे 162 तक टर्म्स, कंडीशन, बर्खास्तगी, पावर्स, पोजीशन सब कुछ है, ठीक है। मणिपुर के सीएम कौन है? एन बीरेन सिंह। नए गवर्नर बने हैं गंगा प्रसाद। मणिपुर जब भी आए तो याद रखिएगा, वर्ल्ड का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क मणिपुर में ही है, जिसका नाम है केबुल लामझाओ नेशनल पार्क। और याद रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक जिसका नाम है लोकटक लेक, देखिए केबुल लामझाओ नेशनल पार्क लोकटक लेक में ही है। और लोकटक लेक भी कहाँ है? मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया के गृह सचिव, होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला, इनका जो टर्म कितने समय के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है? तो अजय कुमार भल्ला और कैबिनेट सेक्रेटरी दोनों का टर्म 1 वर्ष के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। अजय कुमार भल्ला, ये देख लीजिए, ये हैं अजय कुमार भल्ला, इंडिया के होम सेक्रेटरी हैं। इनका टर्म 1 वर्ष के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। 1984 बैच के असम मेघालय कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं। देखिए, दूसरा एक्सटेंशन दिया गया है अजय भल्ला को, इसका मतलब बहुत लंबे समय के लिए रह रहे हैं। राजीव गौबा इससे पहले होम सेक्रेटरी थे, अजय भल्ला वर्तमान में, हालांकि अब राजीव गौबा कौन है? कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। तो दोनों को 1 वर्ष का एक्सटेंशन मिल गया है। आप देखिएगा, अजय भल्ला होम सेक्रेटरी, राजीव गौबा कैबिनेट सेक्रेटरी। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है, आप इजीली इनका जवाब दे पाएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय एंड